बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार तीसरी बार लगातार बन गई है। 9 तारीख को इतवार के दिन शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ, तो दरअसल जश्न मनना चाहिए भाई। मोदी 3.0 ना भी हो, एनडीए 3.0 तो सरकार बनी है और यह अपने आप में अप्रत्याशित है। लगातार इस तरह से तीसरी बार सरकार बनना, लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। लेकिन 9 तारीख के बाद कुछ ऐसा बयानों का सिलसिला शुरू हुआ है, एक के बाद एक, कि लगता यूं है कि यह सरकार नहीं बनी, सर मुड़ाते ही दरअसल ओले पड़ने लगे हैं। और मैंने एक कार्यक्रम भी किया था 11 तारीख को। 10 जून को सरकार बनने के एक दिन बाद सरसंघचालक की तरफ से अहम बयान आए और उनमें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उन पर गौर करने की जरूरत थी। आपके सामने पेश भी किए थे शब्द जो इस्तेमाल किए गए: अहंकार, अशांति और आभासी प्रचार। सरसंघचालक ये बोले थे। तो अहंकार को लेकर उन्होंने क्या कहा? उनका कहना था कि जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया। ये तो अभी बाद का बयान है, पहले मोहन भागवत का बयान। जिसे वास्तविक सेवक कहा जा सकता है वो मर्यादा से चलता है, कर्म करता है लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी होता है। सरसंघचालक ने कहा ये बिना लार लपेट, और वो आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो चुनाव होते हैं ये एक मुकाबला होता है, एक स्पर्धा है, ये कोई युद्ध नहीं है। प्रतिपक्ष होता है, विरोधी नहीं है। विपक्षी खेमा कोई विरोधी नहीं होता, सबको साथ चलना होता है देश को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए उसे प्रतिपक्ष कहा जाता है। मणिपुर का जिक्र तो किया ही, याद दिलाया कि 1 साल से ऊपर हो गया, अशांति अभी भी वहां पर बरकरार है। पर सिलसिला यही नहीं थमा। सरसंघचालक ने यह बात बोली तो साथ ही साथ ऑर्गेनाइजर, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, औपचारिक तो नहीं लेकिन मुखपत्र के तौर पर देखा जाता है, और उन्होंने क्या कहा? बीजेपी के खराब प्रदर्शन का कारण अति आत्मविश्वास रहा। ग्राउंड पर कड़ी मेहनत से लक्ष्य हासिल होते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्टर और सेल्फी शेयर करने से नहीं। कि 400 पार का एक बबल, एक गुब्बारा बना दिया आपने, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव खत्म हो गया। जो एमपी थे, जो विधायक थे, वो वीआईपी कल्चर से ग्रस्त हो गए, मेल मिलाप करना छोड़ दिया। चलो यहां तक भी बात समझ में आती है। अब एक और तीर छूटा है आरएसएस की तरफ से, और तीर चलाने वाले कौन? इंद्रेश कुमार। उन्होंने क्या कहा? जिस पार्टी ने भक्ति की, अब शब्दों पर गौर कीजिएगा, अहंकार आया, उस पार्टी को 241 पर रोक दिया गया, सबसे बड़ी पार्टी बनाए रखा। अब ये बीजेपी के बारे में कह रहे हैं कि अहंकार आ गया। तो भगवान राम ने आपको सबक सिखा दिया, आपको बहुमत नहीं आने दिया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जिन्होंने राम का विरोध किया उन्हें बिल्कुल भी शक्ति नहीं दी, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, उन्हें एक साथ 234 पर रोक दिया। तो विपक्ष के लिए भी बोले, लेकिन जिन्होंने राम भक्ति की लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया, उनको सबसे बड़ी पार्टी बनाने से रोक दिया।
और इसमें कुछ कड़ियां और जुड़ती हैं। भाई फैजाबाद तो हारे ही, अयोध्या नगरी जहां पर प्राण प्रतिष्ठा बड़े गाजे बाजे के साथ की गई 22 जनवरी को, वहां पर हार हुई। बांदा चित्रकूट धाम जहां आता है वहां बीजेपी को हार मिली। संगम यानी कि प्रयागराज, वहां हार मिली। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जहां पर है तिरुवनंतपुरम में, वहां पर बीजेपी को हार मिली। तिरुपति जहां पर बालाजी मंदिर है वहां बीजेपी की हार। नासिक जहां त्र्यंबकेश्वर मंदिर है वहां बीजेपी की हार। और मुंबई साउथ सेंट्रल जहां पर सिद्धिविनायक मंदिर है वहां पर भी बीजेपी की हार। अब इसमें बाबा रामदेव का बयान भी अहम हो जाता है। वो बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर बयान देते आ रहे हैं पिछले 10 सालों से। वो क्या कह रहे हैं? राम सबके, राष्ट्र सबका है। जाति, संप्रदाय और विचारधाराओं के नाम पर देश में भेदभाव की नींव डालना ठीक नहीं। अब ये अजब गजब हो रहा है। ये किस तरह के बाण चल रहे हैं। बीजेपी अपने दम पर बहुमत क्या ना ले पाई, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है, तीसरी बार सत्ता में आ रही है। लेकिन एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। सरकार भी डैमेज कंट्रोल में दिख रही है। बीजेपी की तरफ से अब सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि सरसंघ चालक का यह कहना है कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हमने उनके बयान बिना कोई कट लगाए, बिना कोई एडिटिंग किए वो सुनाए थे, आज फिर सुनाने वाला हूं। और अहंकार क्या विपक्ष का था, या विपक्ष को वो बता रहे थे कि भाई विरोधी नहीं है, ये तो प्रतिपक्ष होता है। विपक्षी खेमे को उन्होंने प्रतिपक्ष बताया था। यह सलाह विपक्ष के लिए ही थी। या मणिपुर 1 साल से ज्यादा हो गया जलते हुए, यह क्या विरोधी खेमे को बताया जा रहा था? और आरएसएस ने अब इंद्रेश कुमार के बयानों से किनारा कर लिया है, ऐसा बताया जा रहा है। पर यह सवाल क्या अब परेशानी का सबब बनने वाले हैं और बनने लग गए हैं दरअसल बीजेपी के लिए। और इसमें उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ी हार दरअसल बीजेपी को कहीं मिली 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो वो उत्तर प्रदेश था। आधे में सिमट गई 2019 के मुकाबले, जहां 62 सीटें अपने दम पर बीजेपी ने जीती थी, 33 सीटों पर आ गया आंकड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब वहां पर सरसंघ चालक 4-5 दिन के दौरे पर हैं, गोरखपुर में हैं। 12 जून को वो वहां पहुंच गए। और कल, अब दिलचस्प बात है, योगी आदित्यनाथ, उनका तो गोरखपुर से पुराना नाता है, वो वहां जा रहे हैं और मुलाकात होने वाली है। और यह मुलाकात संयोग है, कोई प्रयोग है, इसलिए अहम हो जाता है पूछना, क्योंकि यूपी के अंदर अब हार की समीक्षा के लिए बाकायदा एक टास्क फोर्स भी बनाने की मुहिम शुरू हो गई है। इसमें पदाधिकारी होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, विधायक, राज्यसभा सांसद, 80 पदाधिकारियों की 40 टीमें बनाई जाएंगी। हर टीम को 2 लोकसभा क्षेत्र दिए जा रहे हैं। लेकिन वहां पर मार मची हुई है, खुलकर सब एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। और इसमें सबसे बेहतरीन उदाहरण संगीत सोम और संजीव बाल्याण के शब्दों के बाण हैं, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में विपक्ष वो थोड़े मजे लूट रहा है। संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। वो कहते हैं आरएसएस और बीजेपी के बीच मां बेटे का झगड़ा शुरू हो गया है। बेटे ने मां का त्याग करने और मां ने बेटे को सबक सिखाने का अभियान शुरू कर दिया। जबकि पवन खेड़ा कह रहे हैं अहंकार आज दिख रहा है, ये बीज तो आपने बोए थे, बबूल का बीज बोकर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आम का फल मिलेगा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, संघ बोले और लगातार बोल रहा है, राजनीति डोले, बीजेपी पर ओले, और भागवत का यूपी योग, संयोग या प्रयोग। अब वो वहां हैं,
संघ से आप पूछेंगे, वो कहेंगे अरे ये तो साल भर पहले कार्यक्रम तय हो जाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ से मुलाकात है और खेमेबाजी का असर उत्तर प्रदेश के नतीजों पर साफ दिख भी रहा है। ऐसे में आज ऐसे लोग, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक जो बीजेपी को भी और आरएसएस को लंबे समय से ट्रैक करते आए हैं, वो मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर सौरभ मालवीय आरएसएस विचारक हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। अभय दुबे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदू राष्ट्र नाम की किताब लिख चुके हैं, आरएसएस को ट्रैक करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार और हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार प्रभु चावला, वो भी जुड़ गए हैं। और प्रभु, सीधा सवाल है ये एक के बाद एक, और क्रोनोलॉजी समझिए, 9 तारीख को सरकार का शपथ ग्रहण होता है, 10 तारीख से ये बयान आ रहे हैं एक के बाद एक। सरसंघचालक ऑर्गेनाइजर अब इंद्रेश कुमार, ये कैसे देखते हैं आप? सर मुंडाते ओले पड़ रहे हैं, कुछ और है जिसे हम मिस आउट कर रहे हैं? ये संदीप, जो इंद्रेश कुमार जी का स्टेटमेंट आया है ना, वो इंद्रेश कुमार जी बहुत अपने फ्रैंक बोलते हैं हर तरह से। और मैं एक बात बता रहा हूँ इंद्रेश कुमार जी की, वो मुस्लिम मंच जो बनाया हुआ है उसके वो मार्गदर्शक हैं और उनको स्पेशल जिम्मेवारी दी गई। कई 20 सालों से 25 सालों से वो मुस्लिम में लगे हुए हैं कि इस तरह मॉडर्न मुस्लिम बनाए जाएं। उनका काम सिर्फ यही है। और जब प्रज्ञा ठाकुर वगैरह का केस हुआ था, उसमें अंदर उनको भी फंसाने की कोशिश की गई थी। एनआईए ने उनकी बड़ी इन्वेस्टिगेशन की थी। और एक और बात उनके बारे में बता दूं आपको, क्यों इसलिए बता रहा हूं ताकि कॉन्टेक्स्ट पता लग जाए आपको। इंद्रेश कुमार 1970 के अंदर प्रचारक बने थे और 1970 से प्रचारक बने। 1970 में मोहन भागवत भी प्रचारक बने थे फुल टाइम। मोहन भागवत उनसे 1 साल जूनियर हैं उम्र के अंदर। संघ आयु दोनों की बराबर है, क्योंकि संघ में होता है संघ आयु कितनी है, आपने संघ में जाना शुरू कर दिया। तो इंद्रेश कुमार जब कुछ बात बोलते हैं वो बड़े फ्रैंक बोलते हैं। तो संघ आयु की वजह से इंद्रेश कुमार शायद उनसे सीनियर हैं, पर जो बात उन्होंने कही है बड़ी स्पष्ट बात कहते हैं। मुस्लिम के बहुत एक्टिव रहे हैं, मैंने कई मीटिंग भी अटेंड की है उनके अंदर, देखा बात करने का तरीका जो है। उन्होंने क्या कहा है, उनको अगर आप अगर ऑब्जेक्टिवली देखें कि 240 इनको मिली, 237 इनकी मिली, उनका कहने का मतलब अहंकार जिसमें आ गया, सत्ता किसी को नहीं मिली। ये आरएसएस की तरफ से सोचा जा सकता है। उनके समर्थकों की पहली लाइन बड़ी दिलचस्प है प्रभु, थोड़ा उसे भी डिकोड कीजिए कि भगवान राम सबके साथ न्याय करते हैं जी। यहां से शुरुआत करते हैं वो अपने बयान की। हाँ, वही मैं तो न्याय भगवान राम ने किया कि भगवान राम का उन कहने का ये कि भगवान राम के नाम से आपने यूज किया सबको, उसके बाद 240 आपको नहीं मिली, तो इसके ऊपर सोचना चाहिए। और दूसरों को भी ये कहा कि आप इतना हल्ला मचा रहे थे, 237 पे अटक गए, तो आपको राम भगवान के खिलाफ बोलने से आपको मेजोरिटी नहीं मिली। परंतु मैं दूसरी बात की तरफ आ रहा हूं कि अहंकार वर्ड का प्रयोग जो है दोनों के अंदर यूज किया गया है। इन्होंने भी यूज किया है, उससे पहले मोहन भागवत जी ने भी यूज किया था, उससे पहले रतन। जो अहंकार किसके बारे में बात करते हैं, अगर संघ के लोग हैं जो चैरिटेबल एक्शन देते हैं कि अहंकार जो है, क्योंकि मोहन भागवत का मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि वो एक 6 टर्म में होता है जिसके अंदर वो जो उनका ट्रेनिंग कैंप जो चलता है, नए वर्कर तैयार होते हैं, उसके लिए एक रिटर्न स्क्रिप्ट से होती है जो हर साल आप पढ़ेंगे, अगर आप देखेंगे तो उस तरह के कई शब्द उनको मिल जाएंगे आपके कि कार्यकर्ता संघ का कैसा होना चाहिए, वो अहंकारी नहीं होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, सब काम करना चाहिए, उनका जीवन शैली ठीक रहनी चाहिए। उसके साथ जो उन्होंने जोड़ दिया चुनाव को, क्योंकि चुनाव खत्म हुआ था, चुनाव को जोड़ने से जब उन्होंने जोड़ दिया तो मैसेज स्पष्ट था कि जिस तरह के कार्यकर्ता चुनाव के अंदर काम कर रहे थे, ऐसा लगता है कि अहंकार हो गया। और दूसरी बात जो संघ को सबसे ज्यादा चुभी है कि संघ के ऊपर सबसे ज्यादा आक्रमण हो रहा है। इस पॉलिटिकल पहली बार है ये इलेक्शन, इतने इलेक्शन हुए हैं, 16, 17, 18 इलेक्शन हुए पार्लियामेंट के अंदर। पिछले 8 इलेक्शन के अंदर जब से आरएसएस बहुत पॉपुलर हुआ है, जो दिखाई देता है कि आरएसएस के कार्यकर्ता बनते चले जाते हैं, मंत्रिमंडल भी के अंदर सबसे ज्यादा वही हैं, प्राइम मिनिस्टर 2 उनके बन गए हैं, तो आरएसएस का प्रभाव समाज के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर दिखाई देता है। तो ऐसे लोग आ रहे हैं सबसे आगे जो आरएसएस की शैली में विश्वास रखते हैं। जैसे आप देख लीजिए उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर वे व्यक्ति को बनाया गया मांझी को, जो आरएसएस से एक स्कूल मास्टर से उठर के चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। और उसके बारे में जो अखबार में खबर छपी है कि वो व्यक्ति है जिसने स्टेन के मर्डर के बाद जो दारा सिंह को सजा हुई थी उसको छुड़ाने के लिए धरना भी दिया था।
तो इस तरह की जब ऑपोजिशन को लगता है कि हैंडल मिल जाता है, किसी तरीके से अटैक करें और आरएसएस के ऊपर अटैक करें, और आरएसएस बड़ी कंट्रोवर्सी से बच के रहता है क्योंकि कांग्रेस के साथ भी उन्होंने काम किया, कांग्रेस पर यहाँ पर ये भी प्रभु एक सेकंड, बीजेपी के अंदर खाने से अब खबर ये भी आ रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबर हमें बताई जा रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरकार अथवा प्रधानमंत्री मोदी से कोई नाराजगी नहीं है, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। सरसंघ चालक के बयान को, बयान कौन सा तोड़ा मरोड़ा गया? अब ये कवायद, इसे आप कैसे देखते हैं? बीजेपी की तरफ से कहा जाए नहीं नहीं जी, सरसंघ चालक ने हमारे बारे में, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ नहीं कहा, तो ये किसके अहंकार के बारे में बात हो रही थी? नहीं संदीप, मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल की पत्रकारिता और आजकल के पॉलिटिकल लीडर ऑफ द रिकॉर्ड सोर्सेज जो हैं, डिपेंडेबल सोर्सेज, रिलायबल सोर्सेज की बात करते हैं। अगर उनको स्टेटमेंट देना है तो बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी, स्पोक्सपर्सन कोई भी कह सकता है ना, स्टेटमेंट आकर दे टीवी चैनल पर कि ये नहीं समझते हम लोग। किसी स्पोक्सपर्सन ने ये कहा है, आप राजनीतिक विश्लेषण के नाम से जो आरएसएस के लोग हैं उनको हम बुला लेते हैं, आजकल नई एक परंपरा शुरू हुई है। जो आरएसएस के एक्टिव वर्कर हैं वो आज राजनीतिक विश्लेषण के नाम से आते हैं, जो कांग्रेस के एक्टिव वर्कर हैं वो भी राजनीतिक विश्लेषण के नाम से आते हैं। तो आइडेंटिटी को मिसयूज किया जा रहा है। बात सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है, खबर ये भी आ रही है। एक सेकंड प्रभु, आपकी टिप्पणी बहुत जरूरी है इस पे। खबर आरएसएस के खेमे से भी आ रही है कि आरएसएस कह रहा है कि हमने, देखिए इंद्रेश कुमार ने जो कहा उनकी मर्जी, निजी राय है, हमारा कोई लेना देना नहीं, पर यह सूत्रों से आ रही है। नहीं निजी राय है तो वो एक नहीं सूत्र, मैं फिर कहता हूं कि इस तरह की एक्सप्लेनेशन जो अनऑफिशियल की जाती है, परंतु आरएसएस का कोई भी व्यक्ति, और सरसंघ चालक ने कहा है, उसके अंदर लिखा हुआ है, भी रिकॉर्डेड है, उन्हें अहंकार शब्द का यूज किया है। इस इलेक्शन के अंदर किस तरह की भाषा का प्रयोग किया, क्या चाहे उन्होंने दोनों तरफ से कहा, पर कहा तो है ना, पहले कभी नहीं कहा। सवाल यह है कि उनको अपने कहने का तरीका होता है। संघ चालक जी किसी पॉलिटिकल उसके अंदर नहीं पढ़ना चाहते थे, वो जो बात आती है कह दिया, उसका इंटरप्रिटेशन जर्नलिस्टों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। सवाल यह है कि अहंकार की बात पार्टी के कार्यकर्ता आपसे भी कहते हैं, मेरे से भी कहते हैं, कई लोग बात भी नहीं करते, स्पोक्स पर्सन बात नहीं करते, और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो है स्पोक्स पर्सन 99 जीतने के बाद लगता है 350 वो जीत गए, उनका अहंकार भी बढ़ गया, वो अपने आप को समझते हैं प्रधानमंत्री हम बनने वाले हैं। तो ये पॉलिटिक्स के अंदर जो पॉलिटिक्स ऑफ एरोगेंस है, एरोगेंस ब्रिंग्स एगनी, तो इसके लिए एगनाइजिंग हो रहा है कि कह क्यों दिया हमारे को। पर संघ की मैं बताना चाहता हूं कि संघ के लोग शब्दों में बोलते हैं, जब बोलते हैं तो उसका मतलब आप जो मर्जी निकालते जाइए। कभी वो, अब मोहन भागवत जी के पास पूरा पीआर डिपार्टमेंट है, संपर्क विभाग भी है, संचार विभाग भी है, उनके इंचार्ज भी हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट क्यों नहीं आता था? नहीं आया, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते इस बात पे। वो कहते हैं हमें परवाह नहीं पड़ा, हम 100 साल की ऑर्गेनाइजेशन है, 100 साल से हम अपना पथ चलन करते रहते हैं, आप हम तो हाथी की तरह अपने कान हिलाते रहते हैं, बाकी लोग कहते हैं क्या नहीं। तो उनका सोचने का तरीका अलग है, पर बिना लार लपेट ये बात कह दी है, आपका ये मानना है? एक सेकंड प्रभु, सौरभ मालवीय कह दिए। अब हमें ये बताया जा रहा नहीं जी, बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, पर सरसंघ चालक ये बात कह दें या संघ की तरफ से आधिकारिक बयान आ जाए, तो ये अहंकार की जो बात हो रही थी वो किसके लिए कहा जा रहा था, या तोड़ा मरोड़ा कहां गया ये बयान? संदीप जी, सरसंघ चालक जी का बयान नागपुर में देश भर से आए हुए कार्यकर्ता विकास वर्ग में यह रखा गया। उनका वक्तव्य आपने सुनाया, बताया, और सब लोग सुने भी हैं। पूरी समग्रता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी। गत 10 वर्ष में देश ने जो प्रगति की है सभी क्षेत्रों में, सांस्कृतिक, सामरिक, विश्व पटल पर, अर्थ के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में जो सफलताएं प्राप्त की हैं उसका बाकायदा उन्होंने अपने उद्बोधन में जिक्र भी किया। साथ में एक सभ्य समाज, एक आदर्श समाज और राजनीतिक सूचिता कैसी होनी चाहिए इस पर भी उन्होंने संकेत किया। किसको दे रहे थे ये संकेत, किसकी ओर था और संदेश किसे दे रहे थे? मेरी दिलचस्पी इसमें है। मैं वही बात बता रहा हूं, भागवत जी का वक्तव्य समाज के वास्ते है, वह व्यक्ति के लिए नहीं है, वह केवल सौरभ मालवीय और संदीप जी के लिए नहीं है, यह संपूर्ण समाज के संदर्भ में कि कैसा देश होना चाहिए, कैसी राजनीति होनी चाहिए
और प्रतिस्पर्धा का लेवल क्या होना चाहिए और दायित्व में रहने वाले, काम करने वाले, जिम्मेदारी में रहने वाले व्यक्तियों के भीतर कैसा भाव होना चाहिए, उसका बहुत स्पष्ट अच्छा, एक बार और बयान सुन लेते हैं आदर्श। सौरभ भाई, एक बार और सुन लेते हैं, मुझे और समझना है कि सरसंघ चालक क्या कह रहे थे। तो अहंकार वाला बयान चलाइए एक बार पीसीआर। काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है, वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। अब ये अहंकार नहीं आता जिसमें, वही सेवक कहलाने लायक होता है, किसे कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात, यही तो बताना है। ये तो वो यही इसी सेवा धर्म को, इसी राजनीति में हम सेवा के लिए है ना, राजनीति की शुचिता को स्थापित करने के लिए ये बात कहनी चाहिए, और वो कह रहे हैं। बीजेपी को कही जा रही थी जो भी ना। इंद्रेश कुमार का बयान भी अगर मैं जोड़ दूं, वो कह रहे हैं राम सबके साथ न्याय कर रहे हैं, जो अहंकारी हो गए उनको भगवान राम ने 241 उन्होंने बोला, दरअसल 240 का आंकड़ा है, वहां पर रोक दिया। इंद्रेश जी संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं, और प्रभु जी जो बता रहे थे बिल्कुल सही बता रहे थे कि इंद्रेश जी और भागवत जी की संघायु लगभग समान है, और इंद्रेश जी की बात बड़ी गंभीरता पूर्वक मानी जाती है, और बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके पर, बहुत सारे दायित्वों पर रहे हैं, और उनका ये संदर्भ किस परिप्रेक्ष्य में है वो तो व्यक्तिगत रूप से वही कहेंगे। लेकिन संघ के तरफ से कोई भी बात आती है तो संघ का प्रचार विभाग कार्य देखता है, तो इसका अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख के द्वारा जो बात कही जाती है उस बात को आधिकारिक रूप से लेना चाहिए। तो ये संयोग है, ये प्रयोग है। 9 तारीख को सरकार का गठन होता है, शपथ ग्रहण होता है, 10 तारीख को सरसंघ चालक मोहन भागवत के बोल, उसी दिन ऑर्गेनाइजर का लेख, उसके 2 दिन बाद इंद्रेश कुमार का बयान। संदीप जी, देश में और विश्व में सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। उसके पास एक नेतृत्व है, एक स्पष्टता है, एजेंडा है, कार्य पद्धति है। तो जहां जश्न होना चाहिए था वहां पर ये तलखी क्यों, तीखापन क्यों? सवाल तो ये है ना, ऑल इज नॉट वेल, इसका मतलब। उसी बात में मैं स्पष्ट कर दूं संदीप जी, अपनी जीत, अपने हार, इन तमाम चीजों की समीक्षा भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से करने की स्वतंत्रता है, और भारतीय जनता पार्टी कर रही होगी। संघ के पदाधिकारियों के, संघ के प्रमुखों के, संघ के अन्य अधिकारियों का वक्तव्य राजनीति के वास्ते नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक कल मुलाकात होगी सरसंघ चालक की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर में। ये भी संयोग है या ये तो पुराना भाई फैसला होता है कहां जाएंगे सरसंघ चालक? पद्धति है। जब प्रवास पर होंगे तो स्थानीय व्यक्तियों से और विचार परिवार के अनुसांगिक संगठनों के प्रमुख से मिलने की, वो जो जूतम पहचार हो रही है उत्तर प्रदेश बीजेपी में, वो भी चर्चा का विषय बन जाएगा। बीजेपी को विचार करना चाहिए, बीजेपी समीक्षा कर रही है। समीक्षा, आपने रिपोर्ट बताया कि अभी 80 जगह भेजा जाएगा, तो बीजेपी का कार्य है, बीजेपी गंभीरता से करे, और गंभीरता से करे, और पूरी ईमानदारी के साथ करे। गद्दार, जयचंद, न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। विधायक सांसद आमने सामने खड़े हैं, जो सांसद हार गए बता रहे हैं कि हमारे खिलाफ विश्वासघात हुआ, हमारे ही लोग हमारे खिलाफ काम कर रहे थे। ये सामान्य बोली नहीं है बीजेपी के खेमे से। सौरभ, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। नहीं, इस पर समीक्षा बीजेपी कर रही होगी, और करनी चाहिए बीजेपी को। ये तो बीजेपी का पक्ष है, बीजेपी का नेतृत्व है, बीजेपी सक्षम है, सबल है। और ठीक है, विनोद शर्मा, कैसे देखते हैं आप ये संघ के बोल और राजनीति जो थोड़ी डोल रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? अनम्यूट कीजिए विनोद। हम माफी चाहता हूं, मेरी सौरभ जी से मुलाकात नहीं है। सौरभ जी पत्रकार हैं, क्या संघ से संबंधित हैं? किस हैसियत में हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। अच्छा लगा आपसे मिलकर सौरभ जी, लेकिन समझ नहीं सका आपने क्या कहा। मेरा ख्याल है आपकी कोशिश यही थी कि
इस पूरे परिदृश्य पे जो धुंधलाहट छाई हुई है वो रहने दो वैसे ही। देखिए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, मैं उन लोगों की एक लेवल पे बहुत इज्जत करता हूं। वो लोग अपने काम में बहुत अभ्यस्त हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता नहीं रहती, कभी नहीं रही, इतिहास के तौर पे नहीं रही। प्रभु यहां बैठे हैं, वो मानेंगे इस बात को। ऑफस्केशन इज द इंस्ट्रूमेंट। मैं ये कहना चाहता हूं बड़ी माजरत से, और मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन संघ के विभिन्न जो इकाइयां हैं, जो संघ का शीर्ष नेतृत्व है, वो आज के दिन ये जो विपक्ष का जो खेमा है उसको पूरी जमीन विपक्ष की देना नहीं चाहता। ये पहले भी कई बार कर चुका है। आज के दिन चर्चा किस बात पे होनी चाहिए? चर्चा इस बात पे होनी चाहिए आज के दिन कि गवर्नमेंट क्या कह रही है और उसके जवाब में विपक्ष क्या कह रहा है। एक तीसरा संगठन जो कहता है हमारा राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, वो परस्पर बयानबाजी करवा रहा है और वो आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ भाषण दिया। और अभी मालवीय जी ने कहा कि वो किसी स्पेसिफिकली किसी के बारे में नहीं था, एक जॉनरिक वो संदर्भ था, पूरे समाज के लिए वो बोल रहे थे। तो पूरे समाज के लिए तो पहले बोलना चाहिए। 60 दिन का कैंपेन था सौरभ, 60 दिन के कैंपेन में सारी वो बयानबाजी हुई जिसके प्रति मैं समझता हूं सही है। भगवत जी ने वो उससे खुश नहीं है, वो दुखी है उस बात से जिस तरह की बयानबाजी हुई। लेकिन उस वक्त क्यों नहीं बीच में इंटरवीन किया? 60 दिन कैंपेन चला इस पूरे इलेक्शन का। क्या एक बार फोन उठा के बात नहीं हो सकती थी? क्या प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं हो सकती थी? क्या यह बात कन्वे नहीं की जा सकती थी इलेक्शन के बीच में? और जो मणिपुर का संदर्भ जो आज के दिन वो उठा रहे हैं, मणिपुर तो कब से चल रहा है भाई। और उनका जो इंटरवेंशन मणिपुर में देखकर मुझे तो अमेरिका का इंटरवेंशन जो पैलेस्टाइन में है वो याद आ गया कि लोग तो मर चुके हैं, लाशें उठ चुकी हैं। पर आरएसएस की तरफ से यह बयान भी आया है विनोद कि पिछले एक साल में 3-4 बार इस मुद्दे की ओर इशारा कर चुके हैं, बोल चुके हैं सरसंघचालक। ये इशारे की बात नहीं है, ये मुद्दा, ये कान पकड़कर रास्ता दिखाने वाली बात है। मदर ऑर्गेनाइजेशन है ना, या फादर ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जो पिता तुल्य होता है वो अपना अधिकार भी दिखाए, सही रास्ता भी दिखाए, जताए। देखिए, इस वक्त ये बातें कहकर वाहवाही लूटने से कुछ नहीं होगा। जिस वक्त आपको हस्तक्षेप करना चाहिए था उस वक्त माजरत चाहता हूं, माफी चाहता हूं ये कहते हुए, बड़े दुख से कह रहा हूं, आपने हस्तक्षेप नहीं किया। हाँ, मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमानों पर बयान, मुजरा, तमाम शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। देखिए भाई, प्रभु कह रहे हैं कि हर ट्रेनिंग सेशन में एक इनका फॉर्मेट होता है, उसमें बताया जाता है डूज एंड डोंट्स। तो ये तो सभी वही ट्रेनिंग से निकल के आए हुए हैं जो लोग ये डूज एंड डोंट्स को वायलेशन कर रहे थे। ये वही पढ़ाए गए लोग हैं ना, जो कई लोग जो मंत्री हैं आज के दिन, जो कई लोग जो पदाधिकारी हैं बीजेपी में आज के दिन, ये वही लोग हैं ना। क्या हो गया है संघ को? क्या संघ की रिट चल नहीं रही है? नहीं, पर मैं आपके विश्लेषण से थोड़ा कंफ्यूज हूं, थोड़ा सा और मेरी कंफ्यूजन दूर कीजिए। आई डोंट नो दर्शक भी हैं या नहीं। आप कह रहे, ये जो संघ कह रहा है, क्या ये वाजिब बातें हैं और ये सीधा संकेत संदेश बीजेपी उनके टॉप नेतृत्व के लिए है, या दरअसल आप कह रहे हैं कि विपक्ष में जो ये जान आती दिख रही है, ये जान और वो बलवान ना हो पाए विपक्षी खेमा, वो ऑपोजिशन स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए काम कर रहा है? जो वो कह रहे हैं मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं उसकी टाइमिंग की बात कर रहा हूं। नुकसान हो चुका है, उसके बाद बोले हैं। पढ़ाई हो रही थी, एग्जाम दे रहा था बच्चा, और उस दौरान उन्होंने नहीं कहा कि इतनी देर पढ़ो, ऐसे पढ़ो, इस तरह से पढ़ो। जब एग्जाम खत्म हो गया उसके बाद बता रहे कि तूने ऐसे गलत किया, वो गलत किया, वो बीजेपी के संदर्भ में। ये बात उनको पहले बोल देनी चाहिए थी। और दूसरी बात मैं ये भी कह रहा हूं कि इस वक्त जो ये बोल रहे हैं, वो जो ऑपोजिशन के पास आज के दिन जमीन है विरोध करने की, उसमें एक अपना हिस्सेदारी बना रहे हैं। ये पहले भी कर चुका है कई बार आरएसएस, और उनकी इकाइयां करती हैं।
दत्तोपंत टेंगड़ी बोलते थे, अटल जी के टाइम में लगातार बोलते थे। वो सीरियस थे, वो सीनियर थे। टेंगड़ी जी भी प्रभु आपको बताएंगे कि अटल जी से सीनियर थे आरएसएस में, और उस अधिकार से भी बोलते थे। और मैं ये समझता हूं कि आरएसएस को हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है, लेकिन आरएसएस हस्तक्षेप दिखाकर अपनी कमी ना छुपाए। यहां आरएसएस अपनी कमजोरी भी छुपा रहा है। दिलचस्प बात कह रहे हैं आपने। 3 मुख्य बिंदु रखे हैं आशुतोष, जो विनोद कह रहे हैं। एक तो बातें वाजिब हैं, पर ये टाइमिंग को लेकर कि ये पहले बोलनी चाहिए थी, बोलो तब जब जरूरत है, अब बोलने के क्या मतलब। और दरअसल क्या विपक्ष होना चाहिए था आज की तारीख में, नैरेटिव या चर्चाएं होनी चाहिए थी एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की, पर चर्चा हो रही है बीजेपी बनाम आरएसएस की। ये जानबूझकर वो स्पेस ऑक्यूपाई भी की जा रही है क्या आरएसएस के जरिए? अनम्यूट कीजिए आशुतोष, अनम्यूट कीजिए। संदीप, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता, हाँ संदीप, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है तो कंपनी के चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ से पूछते हैं भाई ये रेवेन्यू तुम्हारा कम कैसे हो गया। हाँ। तो सीईओ ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी बात मानते ही नहीं, मैं तो अपने बल पे रेवेन्यू बढ़ा रहा था, घटा रहा था। ये पूरा का पूरा जो किस्सा है ये बहुत स्पष्ट है। 2 धड़ों में बटा हुआ संघ परिवार। एक तरफ नरेंद्र मोदी, उनके साथ कुछ लोग हैं, दूसरी तरफ मोहन भागवत तो अपनी जमीन को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी सी बात इतनी सी, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। अगर यही नरेंद्र मोदी 300 सीटें लेकर आ जाते तो फिर क्या मोहन भागवत बोलते? नहीं बोलते। अब वो चूंकि 240 पे आ गए इसलिए वो बोल रहे हैं, और ये बात जो बोलना चाहते थे वो पिछले 10 साल से बोलना चाहते थे। संघ के शीर्ष पर इस बात को लेकर पीड़ा है कि जिस तरीके से उनके साथ कंसल्टेशन होनी चाहिए, जिस तरीके से उनसे बातचीत होनी चाहिए, वो बातचीत नहीं हो रही है, वो बातचीत टूट गई है। आपको याद होगा कि जब मीटिंग हुई, क्या कहते हैं, नतीजे आए, तो उन नतीजों के बाद एक मीटिंग हुई जिसमें आरएसएस की तरफ से अरुण कुमार और 1-2 और सज्जन थे, पदाधिकारी थे, बीजेपी की तरफ से बड़े लोग थे। और उस बैठक में पूछा गया कि भाई बीच चुनाव के दौरान जेपी नड्डा जी ने जो ये कहा कि हम सक्षम हो गए, तो आप मुझे बता दीजिए, अगर आप सक्षम हो गए हैं तो हम अपने को विड्रॉ कर लेते हैं। उसका जवाब मिला या नहीं मिला मेरे पास वो जानकारी नहीं है, प्रभु शायद आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर हुई जिसकी जानकारी धीरे धीरे मिल रही है, पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक क्यों नहीं हुई। सबसे पहले नरेंद्र मोदी को तो भारतीय संसदीय दल की, जो बीजेपी संसदीय दल है, उसका नेता चुना जाए। बल्कि मैं ये बात कह दूं, हमारी एडिटोरियल मीटिंग्स में मैंने ये सवाल भी उठाया था, 3-4 जगह चेक भी किया कि एनडीए के संसदीय दल के नेता पहले चुन लिए गए प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी संसदीय दल की बैठक उसके बाद होती है कि नहीं, ये हो जाता है, तो इसको नजरअंदाज किया गया। नहीं, आप एक मिनट विनोद कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद, हाँ बोलिए प्लीज, छोटा सा कमेंट चाहूंगा, अभी आशुतोष की बारी है। आशु प्लीज, सॉरी टू इंटरवीन। देखिए, उस वक्त जब राजनाथ सिंह जी उठे तो उन्होंने कहा कि सदन का नेता, एनडीए का चेयरमैन, पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरमैन और बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता, इन 3 प्रपोजल को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और इसको पास किया जाए। तो वो तीनों एक ही ब्रेथ में पास कर लिए गए। बीजेपी संसदीय दल में जाना चाहिए था ना। आशु प्लीज अपनी बात जारी रखिए। विनोद जी माफी के साथ, आप भी मुझसे वरिष्ठ है, प्रभु जी भी मुझसे वरिष्ठ है। कायदा तो यह कहता है कि जिस पार्टी के नेता, पहले आप अपनी पार्टी के नेता चुनिए, बिल्कुल, उसके बाद आप एनडीए के घटक दलों को प्रपोज करिए। हम लार्जेस्ट पार्टी हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, हमारा नेता ये है, अब आप इसको एक्सेप्ट करिए। दूसरी चीज, और क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है वो ये कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कुछ ऐसे सवाल खड़े होने थे जिसके जवाब नरेंद्र मोदी और अमित शाह शायद न देना चाहते थे या नहीं देना चाहते थे, या वो स्थिति नहीं देना चाहते। उसके बाद मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि जो संसदीय दल की बैठक है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नजर आ रहे हैं,
उसमें मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, तो संसदीय दल की बैठक में इन लोगों की जरूरत क्या थी? अगर एनडीए की संसदीय दल की बैठक थी तो जो एनडीए के 293 सांसद थे उनकी मौजूदगी होनी चाहिए, न कि वहां पे योगी आदित्यनाथ मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे वहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सारे पार्टी के पदाधिकारी दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसी में इस पूरी लड़ाई का राज छिपा हुआ है। उसके बाद मोहन भागवत का बयान आता है। इसका मतलब यह है कि संघ कुछ करवाना चाहता था, संघ कुछ चाहता था जो ऑनर नहीं हुआ। तो ये लड़ाई क्या आगे बढ़ेगी, या ये नूरा कुश्ती है, आपस में ही घर की थोड़ी तलखियां हैं, उनका निपटान हो रहा है, उनका निपटारा हो रहा है? संदीप, एक बात मैं बता दूं कि संघ के अंदर एक सोच यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की प्रायोरिटी अगली सरकार बनाना हो सकता है, प्रधानमंत्री बनना हो सकता है, लेकिन संघ की प्रायोरिटी यह कि हिंदुओं को एकजुट करना है। और जब भी संघ परिवार, संघ को यह लगेगा, मोहन भागवत को या संघ प्रमुख को लगेगा कि उनके उस सिविलाइजेशन प्रोजेक्ट में कहीं दिक्कत आ रही है सरकार बनाने की वजह से, तो फिर वो अपनी जमीन तो हिंदू कार्ड तो जमकर खेला गया, जमकर हिंदू मुसलमान किया, उस एजेंडा पे तो चुनाव प्रचार हुआ। अब संघ कह रहा है नहीं, शब्द गलत इस्तेमाल किए, वही शब्दों पे तो हिंदू कार्ड खेला जा रहा था। आज की तारीख में हिंदू समाज एकजुट दिखाई पड़ रहा है या बटा हुआ दिखाई पड़ रहा? मुझे तो हिंदू समाज बटा हुआ दिखाई पड़ रहा। जिस तरीके से कास्ट, एक तरफ जाति का कार्ड खेला जा रहा, दूसरी तरफ धर्म का कार्ड खेला जा रहा, और उत्तर प्रदेश के अंदर जाति का कार्ड चल जाता है, धर्म का कार्ड नहीं चलता, तो उत्तर प्रदेश का हिंदू तो पूरी तरीके से डिवाइडेड दिखाई पड़ रहा है ना। और अगर मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगी तो फिर स्थिति 1991 के बाद की हो जाएगी कि एक सेक्शन हिंदू धर्म के हिसाब से बीजेपी के साथ जुड़ा रहेगा, लेकिन दूसरा तबका जो है वो अपने आप को इस पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड नहीं महसूस करता। ठीक है, दिनों थोड़ा सा महसूस करने लगा था। तो ये बड़ा दिलचस्प अपने आप में, मतलब अगर हम सतही विश्लेषण करें तो ये थोड़ा सा हल्का लग सकता है, पर जो बात आशुतोष कह रहे हैं, क्या ये भी एक कड़ी है जिस पर हमें नजर डालने की जरूरत है? अबे आप कैसे देख रहे हैं इसे? ये संघ एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से अब प्रतिक्रिया ये दी जा रही है, सफाई दी जा रही है, नहीं नहीं उनके बयान को तोड़ मरोड़ दिया गया, हमारी ये बात मान लो, अंदर खाने से ये खबरें भी प्लांट की जा रही हैं। आप देख कैसे रहे हैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को? देखिए, आशुतोष जी ने जो कहा है उससे लगता है कि उनकी उंगलियां बिल्कुल नब्ज पर रखी हुई हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं, मैं उनके विश्लेषण से पूरी तरह सहमत हूं। मैं इसको 2 चरणों में देखता हूं। पहला चरण यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बार बार भाजपा को कह रहा है कि आपका नुकसान हुआ है, आपका बहुमत चला गया है, आपकी सीटें कम आई हैं। नरेंद्र मोदी की योजना ये है कि ये बताना हम जीत गए हैं, हम हारे नहीं है चुनाव। भाजपा के प्रवक्ता, यानी 2 चुनाव परिणामों की 2 बिल्कुल अलग अलग रीडिंग है। भाजपा कह रही है हम चुनाव हारे नहीं है, हम जीत गए हैं, हमने एनडीए को, हमारे नेतृत्व में एनडीए जीत गया, हमने सरकार बना ली है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए हैं। और संघ कह रहा है कि आप चुनाव हार गए हैं और हार के ये कारण है। ये है दोनों की मुख्य टकराहट। ये पहला चरण है। दूसरा चरण तब होगा जब भारतीय जनता पार्टी का पुनर्गठन होना शुरू होगा, उसे एक नया अध्यक्ष मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को एक नेता के दबदबे से पुनर्गठन में भूमिका चाहता है क्या संघ, या जो जेपी नड्डा ने बयान दिया था वो ऐसे तो दिया नहीं जाता और खुद उनके मन में आ गया? ऐसा भी नहीं हो सकता कि जेपी नड्डा बिना ऊपर से हरी झंडी के ये कह दे कि अब हम सक्षम हो गए, अब संघ की जरूरत नहीं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी को वास्तव में 300 से ज्यादा सीटें मिल जाती तो जेपी नड्डा ने जो कहा वही होता। देखिए, महाराष्ट्र से और नागपुर से क्या संकेत आ रहे हैं? वहां संकेत ये आ रहे थे कि अगर नरेंद्र मोदी को 300 से ज्यादा सीटें मिलती हैं तब फिर संघ अपने प्रचारकों को धीरे धीरे करके भाजपा से वापस लेना शुरू कर देगा और भाजपा में बड़े पैमाने पर पार्टी संघ के दायरे के बाहर के लोगों को और ज्यादा, पहले ही से बहुत ज्यादा लोग ले आए हैं, उनको ले आया जाएगा। उनकी वफादारी मोदी और शाह के प्रति होगी, संघ और हिंदुत्व की विचारधारा के प्रति नहीं होगी। अब संघ अपनी उस पार्टी को जिसको उसने जन्म दिया था उसको दोबारा अपने प्रभाव के तहत लाएगा। यही होड़ है। और इसी होड़ में अगर नरेंद्र मोदी ने बहुत टांग अड़ाई या उसको नहीं करने दिया तो वो संकट नरेंद्र मोदी की कुर्सी पे तक जा सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी बात है, संघ ये करेगा। अगर ये संघ को नरेंद्र मोदी ने नहीं करने दिया या कोई दिक्कत पैदा हुई तो नरेंद्र मोदी तो उसके लिए 2 चीजें
अभय, क्या दो चीजों पर हमारी निगाह बहुत जरूरी हो जाती है। पहली बात, उत्तर प्रदेश में हार की समीक्षा किस तरह से की जाती है, मैं शब्दों पर गौर कीजिएगा, किस तरह से समीक्षा होती है, और बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन बनता है। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों बातें आपकी बिल्कुल सही हैं। उत्तर प्रदेश में बार बार आ रहा है गद्दारी की गई, गद्दारी की गई, गद्दार कौन है? तो सवाल ये, समीक्षा में पता लगेगा ना गद्दार कौन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसने गद्दारी की? जो कौशाम्बी वाला राजा भैया के प्रभाव वाला इलाका है उसमें किसने गद्दारी की? ये सब बातें निकल के आएंगी। किसने कितनी शह दी, किसके ऊपर उस शह की आंच जाएगी। कल गोरखपुर में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की मुलाकात होगी संघ प्रमुख भागवत जी से, उसके भी कुछ मतलब निकाले जाएंगे। वो बिल्कुल नहीं, मैं और थोड़ा पॉइंटेड कर देता हूं सवाल को। क्या योगी आदित्यनाथ पर हार का ठीकरा फोड़ा जाएगा, या टिकट आवंटन जिसके कहने पर किया गया, यानी कि दिल्ली के इशारे से जो फैसले लिए गए, या सांसदों की नाराजगी जो लोकल लेवल पर थी उसे नजरअंदाज किया गया, या वाराणसी की इलाके की 12 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी हार गई, क्या ये भी समीक्षा के दायरे में आएंगे? यहां जिम्मेदारी तय होगी क्या? हर चीज समीक्षा के दायरे में आएगी। देखिए, समीक्षा तो यह भी होनी चाहिए कि 33 सीटें भाजपा ने जीती हैं वो कैसे जीती, और जो 43 हार गई वो कैसे हार गई। और देखिए, समीक्षा तो पूरी होनी चाहिए। देखिए, जिन लोगों से रिपोर्ट मांगी जा रही है उन लोगों ने कभी फीडबैक ये भी तो दिया था कि ठीक है, तो ये लड़ाई, ये दरअसल क्लियर एंड प्रेजेंट एक टसल शुरू हो गई है। 20 सेकंड का मैं कमेंट चाहूंगा प्रभु आपसे आखिर में। ये लंबी चलने वाली लड़ाई है, ये आपसी छोटा मोटा मन मुटाव है, या दरअसल कोई कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की जा रही है, और यूपी में क्या किया जाता है, कैसी समीक्षा, और अध्यक्ष कौन बनेगा बीजेपी, दरअसल उन जवाबों में इन सवाल जो हम खड़े कर रहे हैं वो पेश होते आएंगे। संदीप, आपने जितना सवाल लगाने में समय लिया उतना समय दे दीजिए। बिल्कुल, प्लीज। पहला सवाल का यूपी का दूंगा। आप यूपी के ऊपर बार बार बिल्कुल कंसंट्रेट करें सवाल यूपी के ऊपर। भाई, फडणवीस साहब वहाँ पर 28 सीटें लड़े, 9 जीते, तो उसके ऊपर कोई नहीं इंक्वायरी की समीक्षा होनी चाहिए। वो भी सोचने की बात है। राजस्थान के अंदर आपके बजरंग लाल शर्मा बैठे हुए हैं, वहाँ 11 सीटें हार गए आप, उस पर क्यों नहीं होनी चाहिए? तो यूपी के ऊपर फोकस क्यों जाए? क्योंकि एक इंटरनल डायनेमिक्स ऐसी है यूपी के बारे में, जिसके ऊपर आप योगी जी के ऊपर एक फोकस करना चाहते हैं। तो मेरे को लगता है कि बीजेपी नॉर्थ और वेस्ट के अंदर 83-80 की सीटें आ रही हैं। अगर उड़ीसा के अंदर और तेलंगाना के अंदर जीती तो 200 पे आ जाती सीटें जा करके। इसलिए समीक्षा तो पार्टी करेगी कि सब जगह पे हार कैसी हुई है, और असेंबली बस, क्योंकि हमारे पास फिगर्स आती हैं, हर असेंबली से पता लग जाएगा कहाँ पर क्या हुआ। और नए अध्यक्ष को लेकर क्या सवालों के जवाब मिलेंगे? हाँ, वही उसी का आराम है। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी पार्टी हिंदुस्तान की, क्या वर्ल्ड की सबसे पार्टी के अंदर ना कोई प्रधानमंत्री का ऑल्टरनेटिव है, और ना पार्टी के अंदर नड्डा के बाद कौन, इसका आंसर भी नहीं है। मतलब लीडरशिप की बैंकरप्सी हो गई है जिस पार्टी के अंदर। तो इन सवालों के जवाबों में काफी कुछ पता लगेगा। ये नूरा कुश्ती है, असल कोई टसल शुरू हो गई है।